अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ उर्दू के नाजरीन को हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो सेगमेंट शुरू किया गया है हमने प्रोग्रामिंग का, उसमें आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो औरत मार्च के हवाले से है। हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनमें अमेरिका से हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं खुर्शीद उज़्ज़मा साहब, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं सजाद हैदर साहब, और रिफत वानी जो कश्मीरी लीडर हैं जर्मनी से, उन्होंने हमारे साथ ये इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की है। हम उनसे बात करते हैं। हम जो आज का जो टॉपिक है वो है औरत मार्च के हवाले से, और इसके अलावा जो आज 3 दिन पहले जो इशू हुआ एक प्राइवेट चैनल पे जो खलील रहमान कमर साहब हैं जो राइटर हैं उनका, और जो एक एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं मारिया समद, उनके दरमियान में जो ये एक इशू हुआ है उस पर हम आज बात करेंगे। हम सबसे पहले जो इसको शुरू करते हैं वो मैम रिफत से शुरू करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। जी मैम बताइएगा कि आपके ख्याल में जो पाकिस्तान में अभी ये औरत मार्च होने जा रही है वो उसका क्या है, मकसद क्या है, और ये होनी चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को और जो हमारे पैनलिस्ट शामिल हैं, मैं उन दोनों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला कि लीडर, सो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई थी। मैं लीडर नहीं हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और शौकिया कॉलम्स वगैरह लिखती हूँ, और जो कश्मीर है उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। तो दूसरी बात ये कि बिल्कुल मैंने मारिया समद साहिबा की, मारवी समद साहिबा की जो वीडियो है वो मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप देखा था 6-7 मिनट का। पहले मैं उसके ऊपर अपने व्यूज दूंगी। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं जो अल्फाज जो खलीलुर रहमान साहब ने कहे थे उनको मैं कंडेम करना चाहूंगी। लेकिन अभी जैसा कि हमारा शो चल रहा है और हम 3 पैनलिस्ट इसमें जो हैं शामिल हैं, हम सबका फर्ज है कि हम एक घर में एक फैमिली के जो व्यूज होते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करना। जब आप एक शो में बैठे हुए हैं, आप सबको बराबरी का मौका मिल रहा है बात करने का और आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके कुछ मैनर्स होते हैं, उसके कुछ डेकोरम होता है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जो मैंने वीडियो क्लिप देखा, मैंने पूरा शो नहीं देखा, मैं शॉर्ट क्लिप की बात करूंगी। उसमें मैंने ये देखा कि जो खलीलुर रहमान साहब है वो शुरू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने सबकी बात बड़ी खामोशी से सुनी, अब मेरी बात सुनी जाए। तो वहां पे जो मैडम साहिबा ने जो अपना जो स्लोगन था उसको दोहराना शुरू किया, तो वो ठीक नहीं था। उनको जो है वेट करना चाहिए था और सुनना चाहिए था कि खलीलुर रहमान साहब कह क्या रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कंडेम किया जो खलीलुर रहमान साहब ने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गैर इखलाकी थे और उनको नहीं इन अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन दोनों लोग जो थे वो जज्बाती थे। लेकिन जो खलीलुर रहमान साहब के जो पॉइंट्स थे, लाइक उन्होंने कहा, जो एसिड विक्टिम्स का उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया में तो हर मर्द तो एसिड लेके फिर नहीं रहा होता। अभी मैं 3 मर्दों के साथ बात कर रही हूँ जो वुमेन राइट्स को सपोर्ट करते होंगे, और स्पेशली अगर हम इस टॉपिक से अगर थोड़ा सा बाहर निकल के अपने घरों को देख लें, स्पेशली हम अपना जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है उसको देख लें, अभी थोड़ा सा पाकिस्तान को अगर हम साइड पे छोड़ के हम देखें, तो हमारे घरों में हमारी तमाम जो डिसीजंस होते हैं वो हमारी वालदा लेती हैं। जो वालिद का काम होता है वो बाहर से कमा के लाते हैं, और फिर घर का जो किस तरह से खर्च कहाँ पे करना है, कैसे करना है, किन किन जगहों पे खर्च करना है, जो बच्चों की फीस होती है उसको, जो महीने का राशन होता है उसको, फिर उसके बाद बहू का चूज करना, बहू कौन आएगी घर में, ये सारे काम जो होते हैं हमारी खवातीन करती हैं। मर्द का जो होता है वो प्रोवाइड करता है
जो भी लॉजिस्टिक्स होते हैं, वो फूड हो, वो आपके जो पहनने के लिए कपड़े हों बच्चों के। तो मैं खुद एक औरत हूँ और मैं औरत के तमाम राइट्स को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं वहीं पर इस चीज को कंडेम करती हूँ जिस तरह से खवातीन के राइट्स की आड़ लेकर खवातीन के जो असल इश्यूज हैं उनको पसे पुश्त रखकर कुछ वल्गर स्लोगन्स को की आड़ में जो है वो अपने जो है कुछ मजमूम मकासद हासिल करना चाहती हैं। आपका मकसद कितना ही नेक क्यों ना हो, आपको ये देखना होगा कि आप किस मुआशरे का हिस्सा हैं, आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड। हम एक हमारी एक सोसाइटी, हमारा कल्चर, यूरोप में बैठी, हमारा कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज जो है वो यूरोप से टोटली डिफरेंट है। इनका कल्चरल सिस्टम जो है टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे औरत काम करती है, घर भी संभालती है। हमारे यहाँ अगर आप देखें 70% मैं कहूंगी कि मर्द कमा के लाते हैं और 30% खवातीन जो है वो जॉब करती हैं। तो फिर हमारे यहाँ का जो सेटअप है उसको हम यूरोप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और मैम आपका ये बिल्कुल ठीक, आपने यूरोप से इसको कंपेयर बताया कि ये नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये बताएं कि क्या ये औरत मार्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, देखिए जैसे होता है ऑनर किलिंग है, एक जेन्युइन इशू है, इसको हाईलाइट करें। मुझे समझ नहीं आता, अभी रिसेंटली एक ऑनर किलिंग हुई, वो जो पाकिस्तान में ही हुआ, 21 साल की वो लड़की थी, उसको उसके 40 दिन के बच्चे के साथ उसके भाइयों ने जिंदा दफन कर दिया। ऑनर किलिंग थी। मैंने मारवी सरमद साहिबा का जो है कोई उस पर प्रोटेस्ट नहीं देखा, कोई उनके राइट्स के लिए वो बाहर नहीं निकली, कोई मैंने नहीं देखा कि इतने चाइल्ड अब्यूज हुए ड्यूरिंग द ईयर। उसमें मेल चाइल्ड भी शामिल था, उसमें फीमेल चाइल्ड भी शामिल थी, ठीक है। तो उनके लिए मैंने कोई इनका कुछ नहीं, कोई स्टेप नहीं देखा। आप जब बात करती हैं कि हमें बच्चा ना पैदा करने का जो है ना हमारी मर्जी होनी चाहिए, कल को मर्द बोले आपकी ख्वाहिश है कि आपकी नस्ल आगे बढ़े, इंसान इसीलिए करता है। ये जो अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा है, एक दुनिया ऐसे ही बड़ी है। अगर आपके वालिदैन ने भी कहा होता कि भाई हमें बच्चा नहीं, तो आप जैसी औलादें भी ना पैदा होती, ठीक है। तो हमें अपने कल्चरल वैल्यूज को और अपने जो हमारे इलाके की ट्रेडिशंस होती हैं, अगर वो गलत हैं तो उन रस्म रिवाज के खिलाफ आप बोले, वोकल हो, आप मार्च करें, आप प्रोटेस्ट करें। सारी दुनिया, क्या मर्द आपके साथ, अगर कहीं पे ऑनर किलिंग हुई है तो क्या किसी मर्द ने सपोर्ट नहीं किया कि ये नहीं होना चाहिए? आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें, आप उन एरियाज से विक्टिम्स को लें, आप उनके लिए प्रोटेस्ट करें, उनको साथ लेके प्रोटेस्ट करें, उनकी बहाली के लिए आप कोई स्टेप लें। आप कहती हैं कि मैं वुमेन राइट, अच्छा, तो इसका यही है कि आप कह रहे हैं कि औरत मार्च जो है ना, मुझे इसमें कुछ चाहिए, लेकिन ये बात जेन्युइन नहीं कागज हैं वो ठीक नहीं है उनके। मैं यहाँ पे मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है, मैंने उसमें भी बात मेंशन की है कि अगर जो कुछ आपके वर्ड्स हैं उससे एक रिलीजियस तबका और रिलीजियस तबका जो नहीं भी है उनको भी अगर तहफुजात हैं, वो समझते हैं कि ये वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है हमारा मुआशरा, तो आप अपना स्लोगन चेंज कर। आपको तो राइट्स चाहिए ना, उसके लिए आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जगह आपकी उसके पीछे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आप देखिए आप किस माइंडसेट के साथ वो कर रही हैं, किस माइंडसेट को आप समझा रही हैं। तो आपको उसका, अगर आप मेरा वजूद जो है, मेरे वजूद को इज्जत दो, औरत को इज्जत दो, मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करो, इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगी तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी माशरे में कि हाँ ये अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने ऑनर के लिए जो है वो लड़ रही है। लेकिन जो अल्फाज हमारे मुआशरे में अनएक्सेप्टेबल हैं उनको जब आप यूज करोगे, क्योंकि हमारा मुआशरा यूरोप के मुआशरे की तरह खुला मुआशरा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि आपको देखना होगा कि आप किस जगह पर कैसे और क्या मांग रहे हो, इसका आपको तयन करना होगा। जी एग्जैक्टली।
آپ کا اوپینین بالکل ویلڈ ہے، ہمارے پاس آ گیا ہے. اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید الزما صاحب امریکہ سے، سینئر جرنلسٹ ہیں. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں. سر بتائیے گا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اور کیا آپ ایگری کرتے ہیں میم رفت سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم، ناظرین کو السلام علیکم. اور سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سچ بولنے، سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اب آتے ہیں ماروی سرمن کے حوالے سے. ہم اپنے ناظرین کو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماروی سرمن ہے کون. ماروی سرمن اپنے آپ کو وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہتی ہے اور ڈیفینڈر ہے اور جرنلسٹ ہیں. ماروی سرمن صاحب نے باقاعدہ جرنلزم میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ایوارڈ بھی لیے. اور ماروی سرمن صاحبہ جو کام کر رہی ہیں، ہمیں دیکھیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں بطور خاتون. ہماری یہ اخلاقی اور مذہبی تعلیم میں یہ چیز ہے کہ ہم عورت کا احترام کریں. عورت کے جائز حقوق کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر ہمیں اعتراضات ان کے لیبرلزم پہ ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد دو قومی نظریہ پہ بنی، اور اس ریاست کا جو سلوگن ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریاست کے اندر ایک حکومت موجود ہے اور اس ریاست کے اندر ایک نظام موجود ہے جو ریاست کے شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے. جو پاکستان کا آئین ہے وہ اس چیز کی ضمانت دیتا ہے اولاً. اب بات یہ ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی. اب مجھے ناظرین کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ لیبرلزم اور سوشلزم در حقیقت چیز کیا ہے. یہ جو لیبرلزم اور سوشلزم ہے اس کا پتہ ہمارے ناظرین کو، ہماری خواتین کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے. لیبرلزم یہ کہتا ہے کہ آپ مذہب کی آزادی سے، مذہب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب کو ایک طرف رکھیں آپ، اور آپ جو آپ کا ریاستی نظام ہے اس میں مذہب کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے. عورت کو سارے مذاہب دنیا کے جو ہیں وہ بڑا اچھے رائٹس دیتے ہیں. آپ یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں، عورت کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں. اب ماروی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماروی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے لیبرلزم ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر. اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہماری نسل کی جو بچیاں ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے اندر یہ لیبرلزم کا انجیکشن جو ہے انجیکٹ ہو جائے. کبھی نہیں. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں. پاکستان کی ریاست اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر آئین موجود ہے جو خواتین کو، جو شہریوں کو ان کے حقوق دیتا ہے. پھر کوئی تھرڈ پارٹی آ کے پاکستان کے اندر یہ بات کرے گی، یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہوگی. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خواتین کے حق میں بات نہ کریں. میرے علم میں ہے کہ خواتین کی جو ہے بے حرمتی ہوتی ہے پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں، اور اس بے حرمتی کا خاتمہ ریاستی ذمہ داریوں میں آتا ہے. کدھر ہے اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان؟ کیوں نہیں وہ امپلیمنٹ کراتے؟ کدھر ہے عمران خان کی ریاست مدینہ جہاں عورت کو تحفظ دیا جاتا تھا؟ کدھر ہے وہ خلفائے راشدین کے اقوال؟ اور ہمارے پاس ابھی لیٹسٹ نیوز ہے سر کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے. یہ اجازت تو انہیں آلریڈی ایک ہفتہ پہلے بھی ملی تھی. دیکھیں ابھی آپ کو حیدر بھائی اس کی تفصیل ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عدالت نے ان کو مشروط اجازت دی ہے کہ وہ پروٹیسٹ ضرور کریں، مگر ان کے جو پلے کارڈز ہیں اس کے اوپر جو عبارات لکھی ہوئی ہیں وہ ان کا خاص خیال رکھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 مارچ کو عمران خان کی حکومت کیا کرتی ہے اس احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، آپ کے دیگر ادارے کیا کرتے ہیں. اور آپ میڈیا، میں ایک بات کرتا چلوں، پاکستان کا میڈیا
पाकिस्तान का मीडिया इस काम को प्रमोट करने पे लगा हुआ है। ये जो मीडिया की जो काली भेड़े हैं, इनको भी हमें देखना होगा। किधर है पैमरा? किधर है वो पैमरा जो जो रोकता है लोगों को कि इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह की हो, इस तरह की ना हो? किधर है आज पैमरा? क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा पैमरा ये चीजें? किधर है आपका साइबर क्राइम का एक्ट? किधर है आपके बाकी इंसानी और रियासी हकूक की चीजें? उन पे इम्प्लीमेंट करें ना। औरत आए, औरत निकले बाहर, कोई पाबंदी नहीं लगाते हम औरत पे, मगर औरत आए उस तरह जिस तरह आने का तरीका है। ये जिस्म वाली बातें, ये रोटी हम नहीं पकाते, ये जायलों वाला फार्मूला, ये किसने उसको इंजेक्ट कर दिया यार? कौन सी इखलाकियात? आप अभी आप उसका होलिया देखें, माथे पे उसने टिक्का लगाया हो, वो उसका लोगो है, वो उसका ऑफिशियल लोगो कहूंगा मैं जो उसने टिक्का लगाया हुआ है। किसी मुसलमान औरत को प्रेजेंटेशन के लिए वो तो सीधे साधे देखें, वो रियासत पाकिस्तान में रह रही है और पाकिस्तान के पास उसकी आइडेंटिटी नहीं है। वो कौन है? किधर है आपका वो क्या नाम है उसका जो डेटाबेस है जिसमें आप लोगों का वेयर अबाउट चेक करते हैं? पाकिस्तान में तो शनाख्ती कार्ड पैसे देके बना लें, आप सिटीजनशिप खरीद लें, पासपोर्ट खरीद लें, वो तो बड़ा आसान काम है। मगर रियासत के वो अदारे किधर हैं जो वहां लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं? ये उसके काम को प्रमोट करने में पास आ गया सर। आप हैदर साहब से सवाल है। हमारे जो नाजरीन हैं वो जान गए हैं कि आपका जो मौक़िफ़ है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिबरलिज्म है उसको पाकिस्तान में परवान चढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ सजाद हैदर साहब हैं इस्लामाबाद से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के बहुत सारे केसेस को की कवरेज करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे इनकी नज़र है। हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनसे। जी सजाद साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके पास दोनों पैनलिस्ट जो हैं हमारे, उनके मौक़िफ़ आ चुके हैं, आपका क्या इस बारे में ख्याल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम जो हमारे मेहमान हैं इनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आज जो आपने मौजू चुना है ये आजकल बहुत हॉट चल रहा है पूरे, बल्कि पाकिस्तान में इसके बहुत चर्चे चल रहे हैं। खासतौर पर ये जो 2 दिन पहले जो एक वाकया पेश आया उसको लेके, और जो 2 दिन बाद होने वाला वाकया है इसके ऊपर लेके तमाम जो मीडिया है उसकी नजरें हैं। लेकिन मैं एक जो खुर्शीद जमान साहब है उन्होंने कहा था कि पैमरा, आज पैमरा को भी ख्याल आया है और पैमरा ने भी इसके लिए हिदायत जारी कर दी हैं कि इसके ऊपर ना इसको जरा देखा जाए, और इसके ऊपर तमाम टीवी चैनल्स के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई है कि इसको इस तरीके से प्रमोट ना किया जाए जिस तरीके से वो हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर अभी तो हाई कोर्ट के अंदर से एक जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इसके अंदर जो आप वो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जो स्लोगन है उस पे जो आपने स्लोगन उठाए थे पिछले 2 साल से ये मामला ज्यादा हमें नजर आया, इस स्लोगन को आप इस तरीके से लेके नहीं चल सकते। लेकिन आपको इख्तियार है कि आप अपना जिस तरह का वो मार्च करना चाहते हैं वो करें। उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त थी जिसका फैसला आया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि मार्च करने का तो इख्तियार है, लेकिन अगर वो क्या अपने स्लोगन लेके चलते हैं या प्ले कार्ड उठाते हैं ये तो कब्ल अज़ वक्त होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो ये ना करें? अगर वो करेंगे तो उसके लिए तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ऑलरेडी मौजूद है। बाकी जो बात रह गई, जो मारवी सरमद ने जो मामला किया, मारवी सरमद का अगर कोई स्लोगन है वो अपनी जात के लिए जो मर्जी करे, जो उसको उठाती है वो करे, लेकिन उसको हमारे जो माशरे के ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं करवाए ना। हमारा माशरा एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसका नाम, और इस्लामी माशरा है, हमारी अलग से नॉर्म्स है, हमारी अलग से वैल्यूज हैं एक माशरे की। उसको तबाह करने के ऊपर आप ना बैठें। आप अपना स्लोगन लेके, अगर आपकी अपनी जात है आप जो मर्जी करें, आपको कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर हमारे एक घरों तक उन मामलात को ना लेके आए, और या उन मामलात को सड़कों पे ना लेके आए। अगर कोई मामलात करना है तो हमारा जो लॉ बनाते हैं, जो हमारी कौमी असेंबली है, जो सेनेट है, उसके ऊपर जाके करें कि ये लॉ है, इसको लेके आए, वहां से चेंज होगा। सड़कों पे ये मामलात कभी भी हल नहीं होंगे। और जो मामला है जो खलीलुर रहमान कमर साहब ने किया था, उन्होंने पहले वार्न किया, अपनी बात की है, उसको कहा है, लेकिन अगर एक बंदा बाद में करेगा, वो कौन सा नारा अच्छा कर रही थी कि जी के अपना जो स्लोगन है बार बार एक लाइव शो में कर रही है ऐसी, उसके ऊपर उन्होंने किया है, बेशक गलत किया है, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं नजर आ रहा था। उनको 2 बार उन्होंने मना किया, अपना बीच में बोले ना बोले, लेकिन उन्होंने गलत बोला, गलत है, लेकिन उसके अलावा वो क्या कर सकते थे?
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا، لیکن انہیں روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا. ایون کہ وہاں پہ جو ہوسٹ تھی وہ بھی منع کر رہی ہے، لیکن ماروی صاحبہ جس طریقے سے وہ سڑکوں پہ آ کے کسی کی نہیں سنتی، اسی طریقے سے اس دن شو میں بھی کسی کی نہیں سن رہی تھی. جی اس کے جو ماریہ سرمد کے بہت سارے ایسے کلپس ہیں جو ابھی وائرل ہو چکے ہیں، جو فیس بک پہ بھی لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، پرانے جو ان کی ٹاکس ہیں اس کے حوالے سے بھی ہیں. جی رفعت فانی صاحبہ، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے دونوں پینلسٹ کی بات بھی آپ نے سنی ہے، تو اب اس کیا سدے باب ہے، اس کی محرکات کیا ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے جو ہے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو میرے دونوں پینلسٹ نے بات کی، آپ نے بھی جو ہے اس کو اٹھایا کہ یہ کسی لائک پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہے. اگر آپ دیکھیں یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ مارچ ہوتا آ رہا ہے اور اسی طرح کے سلوگنز جو ہیں وہ ریز ہوتے رہے. یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں نے لاسٹ ایئر پہ، اس سے پہلے بھی میں نے اس کے اوپر جو ہے میں نے کالم لکھا تھا، میرے وہ کالم بھی آن ریکارڈ ہیں. میں نے تب بھی ان کو کنڈیم کیا تھا. ابھی یہ ہے کہ ابھی میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے ان سلوگنز کو. اور پھر ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر اندر کچھ بھی چل رہا ہے وہ اتنا اس کو نوٹس نہیں لیا جاتا. آپ کا میڈیا کچھ بھی کر رہا ہو کیا جاتا ہے لیکن پھر اتنا نہیں. لیکن جب اس کو انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے تو ہمارے ہاں ایک دم سے کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ بھائی یہودی لابی اس میں انوالو ہے، اور ان انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کیوں اس کو اتنا کور دے رہا ہے، ضرور انہوں نے پیچھے فنڈنگ کی ہے. دیکھیے جیسے جیسے لوگ گرو کر رہے ہیں، ایجوکیشن، میڈیا، جو کلچرل ایکسچینج ہو رہے ہیں، گلوبل بنچ بن گیا ابھی دنیا، ایکسیس ہے آپ کی باقی ممالک تک، ایزیلی آنا جانا ساری چیزیں ہیں. تو وہ جو کلچرل ہمارے یہاں جو ہے جو دیسی گورے ہوتے ہیں زیادہ خطرناک ہیں جو ان گوروں سے، کیونکہ میں یہاں پر رہ رہی ہوں ویسٹ میں. ان کو اگر آپ دیکھیں، اب جو ہے ان کا لباس دیکھیں، بہت بہترین لباس ہوتا ہے. کبھی ان کی پارٹی شارٹیز ہوں یا کوئی بیچ پہ جائیں تو ان کا لباس نامناسب ہوتا ہے. باقی میں نے کبھی یہاں پہ کوئی ایسی بےہودگی ولگیرٹی جو ہے میں نے روڈز پر نہیں دیکھی. ان کا ہر چیز کا اپنا ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی ہیں تو وہ بالکل ایک دم سے اوپن ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہوتا تو ہمارے لیے بڑی وہ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ سر ننگے چلے جائیں باہر، کوئی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا. آپ کے کپڑے پھٹے میں کوئی آپ کی طرف آپ کو نوٹس نہیں کرے گا. لیکن ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ اسلامی معاشرہ ہے. جیسے ہی ہماری بہن بیٹی پردے میں بھی نکلے گی تو اس کو اس طرح سے گھورا جاتا ہے، اس طرح سے اس کا ایکس رے کیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے. یہ ہماری کلچرل جو ہے، یہ ہمارے کلچر میں ہے. وہ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، وہ اگر افغانستان میں آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں لاگو ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہمارے کلچر میں یہ چیزیں شامل ہیں. اس پہ ہم کسی کو بلیم ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو میں ایک ناقد ہوں، میں سب سے پہلے ایک عورت کو اس کا قصوروار ٹھہراتی ہوں. ہماری ماؤں نے، جو ہماری خواتین ہماری عورت ہے، پیغمبروں کو جنم دیا ہے، ولی اللہ کو جنم دیا ہے، ان کی تربیت کی. ایک عورت جب ایک بچے کی تربیت کر کے اس کو ولی اللہ کے مقام تک پہنچاتی ہے، ماں کا دودھ ماں کی تربیت ہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے. اگر ایک ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ دیکھ میں عورت ہوں، میں تیری ماں ہوں، میں نے موت سے لڑ کر 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، میں نے تجھے دنیا میں جنم دیا، میں نے اپنی زندگی کا رزق لیا، تو دیکھ آج تو میرا بیٹا ہے، کل کو تیری بیٹی ہوگی، تو عورت کی عزت کر. ٹھیک ہے. ماں جب اپنے بیٹے کو سکھائے گی کہ جو باہر عورت ہے اس کو گندی نظر سے نہ دیکھ، کیونکہ تیرے گھر میں تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، تو عورت کا احترام کر. وہ ایک جو ہے سبق جو ہے وہ گھر سے ملے گا. آپ پورے معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. میں نہیں کہوں گی کہ ہر گھر میں فرشتہ ہی پیدا ہوگا، لیکن میکسیمم لیول تک جتنی ہم تربیت کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. آج کل کیا مسئلہ ہے، آج کل کیا مسئلہ ہے، ہماری عورتوں کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت ہی نہیں ہے.
टीवी चैनल्स इतने ज्यादा हो गए हैं, ड्रामाज इतने ज्यादा हो गए। आप पहले मुझे बताएं कि कौन से जो चैनल्स हैं, आप कहते हैं कि इस्लामी मुआशरा है। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया एक ड्रामा, मैंने शायद उसके 2 एपिसोड देखे, पता नहीं ये जो थे, मुझे नाम भूल गया, खलीलुर रहमान साहब का शायद कोई ड्रामा था, मैंने 2 एपिसोड देखे और मैंने कहा क्या है, ठीक है बेशक सोसाइटी में ऐसी चीजें होती होंगी, लेकिन आप जो है ना, और मैं देख रही हूँ बाद में मैं उस पे मैंने थोड़े से व्यूज देखे, लोग रो रहे हैं, पागलों की तरह रो रहे हैं, ठीक है। दुनिया में छोटे छोटे बच्चों का आपके एरियाज में रेप होता है, उनको ब्रूटली मर्डर किया जाता है, उस पे आपके अश्क बार नहीं होते, उस पे आप लोग बाहर नहीं निकलते, वही मोहल्ले में से कोई गुनहगार निकलता है, वही फैमिली में से कोई गुनहगार निकलता है, वही खानदान का ही कोई उसमें जो है फर्द जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो आप अगर कहते हैं कि अपर लेवल से तब्दीली आएगी, कभी नहीं आ सकती, पहले खुद को घर के लेवल से ठीक करना होगा। जब आपकी बुनियाद ही मजबूत नहीं है तो आपकी इमारत क्या खड़ी होगी उसके ऊपर? आप कितना उसके ऊपर पैसा लगाएं, आप कितनी उसके ऊपर जो है दुनिया की कीमती से कीमती जो है वो चीज उसके ऊपर लगा दे, लेकिन वो जब तक बुनियाद उसकी मजबूत नहीं है, आपकी इमारत मजबूत नहीं बन सकती। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, हमें प्राउडली कहना है कि उन्होंने सर, मैं यहाँ पे आपको कट करना चाहूंगी सर, मैं यहाँ पे आपको कट करना चाहूंगी, आई एम सॉरी। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो औरतों के साथ वाकई ही बहुत मजालिम हो रहे हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और उनके राइट्स के ऊपर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ये कोई बिद्दत नहीं है, ये बिद्दत में नहीं आता। उन लोगों के रियासतों को, इस्लामी रियासतों के अंदर जो औरतें मौजूद हैं उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, कोई शक नहीं उसमें। अब उनके जुल्म को कौन रोकेगा? मगरब जाके रोकेगा। हमारी रियासतों को ऐसे मजबूत निजाम बनाने हैं जहां चादर और चारदीवारी का तकद्दुस उसका ख्याल रखा जाए, औरत के साथ होने वाले मुजालम को। मसला ये है कि इसमें मगरब की औरत आके खड़ी नहीं है सर, आपको ये देखना होगा, इसमें मगरब की औरत आके खड़ी नहीं है, आपकी अपनी मुमलिकत की ही औरत खड़ी है, आपके अपनी मुमलिकत की ही औरत खड़ी है, और जो बाहर घरों से निकल रही हैं वो भी उसी मुल्क की, उसी वतन की जो है वो शहरी हैं। और आपको ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान इस्लामी मुमलिकत जरूर है, लेकिन आपके साथ माइनॉरिटीज भी रहती हैं, उस पे माइनॉरिटीज में जो वुमेन राइट्स हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। आपको बेशक आप एक इस्लामी रियासत हैं, लेकिन आपको माइनॉरिटीज के राइट्स को भी जो है उसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है। तो हमारे में आप देख लें, यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर भी माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती होती है, मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है। जो मुल्क ये दावा करते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, आप देख लें अमेरिका में गोरे काले का तसाद चल रहा है, और यहाँ आप दफ्तरों में जाएं, एप्लीकेशन दें, फार्म पे लिखा होता है कि आप किस रेस और रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं, गोरों की बात करते हैं, तो फिर हमें अरबों की भी बात करनी चाहिए, वो हमारे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो तो हो रहा है, और ये लोग आपका डेटा इकट्ठा करके रखते हैं। हमारे मुल्क में भी तो ऐसा निजाम होना चाहिए ना, किसी माइनॉरिटी को पाकिस्तान में कोई तकलीफ नहीं है, सब फराड है। अरब में हम और कहीं नहीं जाते। रिफत वानी, माइनॉरिटीज के जितना जुल्म इंडिया के अंदर हो रहा है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं साबित करता हूँ, I can debate with you. चले हमें छोड़ दीजिए ना, हमें छोड़ दीजिए कि हम यहाँ पे आके रह रहे हैं, लेकिन आप देखिए अपनी आवाम को तो जो है फौरी इंसाफ प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए जो रेमन डेविस का किस्सा हुआ था, वहां पे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने पूरी अपनी ताकत लगाई और उसको छुड़ा के लेके गए। अगर कुछ गलत हो रहा है, मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारी बुनियाद कमजोर है। अगर हमारी रियासतों में आज अगर हम पिस रहे हैं, गुर्बत का शिकार हैं, अगर हम तो खुद ठीक करेंगे ना, हमें मगरब तो ठीक नहीं करके देगा ना रिफत वानी, यही बात कर रहे हैं आप। सर मैं आपसे यही कह रही हूँ कि हमें अपनी बुनियाद खुद ठीक करनी है। हमारी जो बुनियाद है वो घर से शुरू होती है। एक माँ जब घर में अपने बच्चे को अच्छी तरीके से करके देगा हमें ना, हम खुद करेंगे। प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। हमें पाकिस्तानी रियासत के लोगों को करनी है ना कि ठीक करो इसको, ताकि
ताकि बाहर के जो मंसूबे हैं वो मुल्क में ना जा सकें। किधर है ह्यूमन राइट, किधर है यूनाइटेड नेशन? दुनिया का फ्रॉड, ह्यूमन राइट सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जब देखा कि अब मजहबों के ऊपर लोग जुड़ गए हैं तो इन्होंने एक ह्यूमन राइट का फ्रॉड निकाल लिया दरमियान में से, ताकि इनको एक एजेंडा देखें। कोई ह्यूमन राइट नहीं, सब फ्रॉड है। जो लोग कहते हैं दुनिया में उसी की जगह कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे पास नई थ्योरी है, मैं आता हूँ लेके आओ लोगों को, मुझे चैलेंज करें। जो ये बात सर दुनिया में है ना, सर दुनिया में है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर उनकी चलती है तो वो चला रहे हैं ना। मुसलमान जो है वो यहूदियों का मोहताज बना हुआ है। थोड़ा पानी पिए, थोड़ा ठंडा हो। आप अमेरिका और यूरोप और इसराइल के बगैर नहीं चल सकते। किसकी बात करते हो? अमेरिका फ्रॉड, यूरोप फ्रॉड, इंग्लैंड फ्रॉड, यूनाइटेड नेशन फ्रॉड, ये सब तो सर फिर वही अमेरिका अगर आपको कहे कि आप अमेरिका में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, अगर मैं फ्रॉड हूं तो आप अपने घर जाके बैठे उसको ठीक करें। मेरे ख्याल से हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल यूएन भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है और कश्मीर भी नहीं है शायद। बिल्कुल हम हट गए अपने जो लाइन है, जो अपना प्रोग्राम है। यही कह रही हूँ कि अगर हम कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए इसकी बेरुमती नहीं है। मुझे आज कहे अमेरिका जाओ, मैं चला जाऊंगा। नहीं सजाद साहब और सर खुर्शीद साहब, आप बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, आपके जज्बात हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो है हमारे राइट्स नहीं दिए जाते या माइनॉरिटीज के साथ ऐसा किया जाता है, तो दुनिया में हर जगह ये क्लेम होता है कि माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होता है। लेकिन मैंने उस टाइम भी आपको इसलिए टोका था, मैंने कहा कि अगर आप देखें, बाकी सब छोड़ें, हमारे पैगंबर, हम बहसियत मुसलमान, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सरजमीन पर लेके आना है, दीन अगर लेके आना है तो दीन। नहीं सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ सर। मैं उनका मौक़िफ़ सुने, वो जो बोल रहे हैं उनको भी सुने। मैं अपना पॉइंट बयान कर रही हूँ। मैं आपकी बात पे आता हूँ। मुझे मैं कह रही हूँ कि सर मैं आपका वो जो पॉइंट था, मैं सिर्फ उसको उस पर बात करोगे तो फिर दीन की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रही हूँ। वो एक हदीस बयान कर रही हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था उस सरजमीन पर जिस पे उन्होंने कदम रखा, जहां पैदा हुए, और उनका फरमान था कि किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर फोकियत हासिल नहीं है। लेकिन आप वहां पर देखिए कि हमारे जो, अगर पाकिस्तान से जाता है कोई, कश्मीर से जाता है कोई, आप जरा देखिए उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। तो मैं आपसे उस टाइम ये अर्ज कर रही थी, मेरी तो हिम्मत नहीं है, सुने बड़े इसमें भी आ रहा हूं मैं। वहां हजूर ने क्या कहा था? इन्नल बातिल खाना ज़ाहूका। इसका मतलब है कि हक आया और बातिल मिट गया। किधर मिटा भाई? बातिल तो उससे बाद और भी बढ़ गया। अब हम क्या कहें कि कुरान की जो नजूल है, अब उसमें मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रही हूँ कि इसके लिए भी आप जो है यूरोप को या अमेरिका को, कनाडा को नहीं ब्लेम कर सकते। तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये भी फरमान था कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि वो एक ही माला के बिखरे हुए दानों की तरह होंगे। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करी थी कि हमें हमेशा जो है यूरोप को या इनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे यूरोप में रह रही हूँ, मुझे ये बाय फोर्स क्या मुझे जो है यहूदीज्म या कोई और क्रिश्चियनिटी या कोई और मजहब पढ़ा सकते हैं? हमारे यहाँ तो वहां पे अभी बच्चा पैदा नहीं होता, उसके कान में पहले अजान देते हैं, उसको जो है सबसे पहले मदरसे में लगाते हैं, उसको कुरान पढ़ाते हैं। कहाँ पर कमी रह जाती है? हमें उस कमी को ढूंढना है। आप किसी को ब्लेम करके जो है अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैंने कहा कि हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आ रही हो, मैं तो निकल जाऊंगा। आप तो मैंने एग्जाम्पल दी। मुझे कहे ना, मुझे कहें कि आपको अगर इतना गलत लगता है आप निकलो यहाँ से। मैंने तो सिर्फ वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। मैं तो तैयार हूँ, मुझे तो उधर भेजो कश्मीर में, वो जाहिदु फी सबीलिल्लाह, मैं तो तैयार हूँ। ये बातें लोग नहीं करते वीडियो के ऊपर, ईमान वाले करते होते हैं। चले सर, हमें मेरे हाथ से टॉपिक की तरफ वापस आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसको फिर कभी बात होगी। ऐसे साहब से सवाल नहीं, ये दो कश्मीरियों को एक साथ बिठा दिया आपने, दोनों गर्म दिमाग हैं। हम कश्मीरी बहुत बहस करते हैं, पता ना आपको, आप नहीं जानते हम कश्मीरियों, गर्म खून है, हुआ खून है। जी बस ये देख लेंगे कि टॉपिक के साथ ही हम रहे हैं। जी
میں معاشرہ ہے, جو ہمارا جو قوانین ہے وہ اسلامی ہیں, اور ہم لوگ جو ہے اس طرح کے اوپن جو ہے وہ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم اپنے اسلامی ویلیوز کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی عورت کو وہاں پہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. اس حوالے سے سجاد حیدر صاحب نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا بولیں گے اس بارے میں کہ جو ہم ویلیوز دیتے ہیں پاکستان میں عورتوں کو, اس بارے میں سر آپ کیا بولتے ہیں؟ جی دیکھیں عمران, اگر پاکستان میں عورتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ہماری 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو, اس سے بڑی کیا آزادی ہوگی کہ جو ہائیسٹ ایک سول جو ہمارا ایک عہدہ ہوتا ہے اس پہ وزیر اعظم رہی ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کون سا ایسا کام ہے جو ہماری خواتین نہیں کر رہی, ڈرائیونگ کر رہی ہیں, فائٹر پائلٹ ہماری 2 سال پہلے مریم مختار شہید ہوئی ہیں, جہاز چلا رہی ہیں, فائٹر پلین چلا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر آسمہ جہانگیر کا ذکر ہوا, میں خود سپریم کورٹ کا کور کرتا ہوں, ان کے ساتھ بڑی دفعہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا, اور جب وہ جج کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی تھی ایسے اسٹرانگ دلائل دیتے تھے کہ مخالف وکیل جتنا بڑا بھی ہوتا تھا ان کو ماننا پڑتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں گرو ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں وہ ایسی جگہ پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے, اور یہ منوانا اسی وقت ہی ہوتا ہے جب آپ کو ایک اوپن ماحول ملتا ہے, برابر مردوں کے کام کرنے کی آزادی ہوتی ہے. صرف اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں یہ بتا دیں آپ کو یہ جو 8 مارچ کو کرنے جا رہے ہیں ان کو آزادی چاہیے, اور کس سے چاہیے؟ ہم سے چاہیے, اپنے گھر والوں سے چاہیے. وہ یہ بھی بتا دینا کہ ہمیں آزادی کس سے چاہیے. وراثت کی اگر بات کرتے ہیں, وراثت کا جو قانون ہے وہ ہمارے اسلام میں بھی ہے, وراثت کا قانون ہمارے آئینی پاکستان میں بھی ہے, ان کو اس طریقے سے وراثت دی جائے گی. اس کے بعد جو آزادی ہے, آزادی اگر آپ اس لیول کی آزادی چاہتے ہیں جو یورپ میں ہے وہ تو پاکستان میں آپ کو نہیں مل سکتی. شاید کم سے کم اگر آپ آج بھی اس طرح کی اسٹرگل کریں تو اگلے 20-25 سال بھی نہیں مل سکتی. شاید اس سے ریجڈ ہو جائے, اور بھی جب جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں لوگ بات کریں گے تو شاید ان کی مخالفت اسی طریقے سے بڑھنی بھی شروع ہو جائے. پہلے آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرتی تھی تو کوئی بات نہیں سنتا تھا, آج سڑکوں پہ آ گئی ہیں تو لوگ جو اس کی مخالف کرنے والے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, وہ شاید زیادہ شدت سے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دیں. 1% یا اس سے بھی کم لوگ ضرور آپ کی حمایت کریں گے, لیکن آپ جب اپنا سلوگن لے کے آتی ہیں اس سلوگن کے اوپر تو کم سے کم آپ کی کوئی بھی حمایت نہیں کرے گا. ہر قسم کی پاکستان میں آزادی ہے عورتوں کو, لیکن ایک ہماری نارمز اینڈ ویلیوز ہیں اس کے اندر ہے. اگر ایک خاتون گھر کے اندر کام کرنا چاہتی, میری وائف کام کرنا چاہتی ہے, اس کی اپنی مرضی ہے, اگر وہ کام کرنا چاہتی میں اسے اجازت دوں گا, میں اسے زبردستی نہیں روکوں گا. اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتی تو میں کیسے کہہ دوں کہ تم جاؤ باہر جاؤ اور کام کرو. یہ تو ہر ایک کے اوپر ہے. اب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں, ہماری ادھر خواتین کے اندر آپ دیکھ لیں, اسپیشل اگر ایک کسی جگہ پہ کسی دکان پہ جاتی ہیں جہاں پہ مردوں کی لائن لگی ہوتی ہے, اسپیشل خواتین کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, پہلے اس خاتون کو دو ہم بعد میں لے لیں گے. کئی ٹکٹ لینے جاتی ہیں پہلے خاتون کو دی جاتی ہے چیز, اور ان کو کس قسم کی رسپیکٹ چاہیے؟ ہر قسم کی آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں بالکل ہے کہ چاہے کسی گاڑی میں بھی جا کے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی بیٹھے تو وہاں پہ بھی اسپیشلی سیٹس جو ہیں وہ خواتین کے لیے مختص کی جاتی ہیں کہ یہ یہاں پہ خواتین کو بٹھایا جائے گا, یا بزرگ شہری ہیں ان کے لیے رکھی جاتی ہے. یہ ویلیوز تو بالکل ایگزیکٹلی ہیں. دیکھیں ایک بات لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو رفت وانی صاحبہ نے کہا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آج بھی عزت کے نام پر جو ہے وہ خواتین کو جو مار دیا جاتا ہے. پنجاب کے رورل ایریاز ہیں, سندھ کے رورل ایریاز ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کا ریشو بھی بہت کم ہے, جہاں پہ وڈیرا سسٹم اگر ہم کہیں وہ ہے, اور جہاں پہ یہ جو پنچایت سسٹم ابھی چلتی ہے وہاں پہ بھی کچھ ایسے کیسز دیکھنا ہے. پنچایت نے کچھ ایسے انہیومن ڈیسیژنز دیے کہ جس پہ عورت ہی افیکٹ ہوئی. تو اس کے بعد جو آپ کہہ رہے پنچایت کا سسٹم ہے, یہ سندھ کے اندر ہمیں زیادہ دیکھنے میں آتا تھا. وہاں پہ ونی کی رسم ہوتی تھی, اس کے خلاف قانون سازی ہوئی, یا وہاں پہ ستی کی رسم تھی, اس کے خلاف قانون سازی ہوئی. کچھ انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر پنجاب میں جو پنچایت کا سسٹم ہوتا تھا اس کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے یہ کام, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو گیا, لیکن قانون سازی ہونا اور امپلیمنٹ ہونا. جی سر, اصل میں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون بہت بنتے ہیں لیکن امپلیمنٹ جو ہے چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کا سٹانس جو ہے وہ اور مضبوط ہو رہا ہے. میں نے ان کے جو 11 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے وہ میں نے پڑھا تو بہت اچھا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں خواتین کو عزت دی جائے, بازار میں جو جابز میں یا اسکول کالج یونیورسٹیز میں ان کا تحفظ اور اس کو یقینی بنایا جائے. بڑے اچھے ان کے پوائنٹس ہیں, لیکن جب آپ سلوگنز
हमारा जो सारा जो पूरे जो अगर कम्युनिटी इसको अगर पूरा मुल्क पाकिस्तान या आजाद कश्मीर में इसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं तो वो इसलिए खड़े हो रहे हैं कि वो जो स्लोगन्स हैं वो गैर इखलाकी हैं, उस पे जो वर्डिंग है कि मैं ऐसे नहीं ऐसे बैठूंगी, मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगी, और कुछ स्लोगन्स ऐसे हैं जिनको जुबान पर भी नहीं लाया जा सकता, उनको मैं इवन कि मैं उसको पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो उन स्लोगन्स को बदलने में क्या है, आप देखें, अगर मुझे जो है अपना, मुझे पता है कि सामने वाला कैसा है, ठीक है, सामने वाले लोग कैसे, मैं किन से मांग रहा हूं, तो उन स्लोगन्स को थोड़ा सा बदलने में क्या हर्ज है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर आपका मुआशरा कबूल नहीं करता है, औरत को इज्जत दो, मुआशरे में मुकाम दो, औरत को तहफ्फुज में जो है वो दो, औरत के वजूद को इज्जत दो, इस तरह के स्लोगन्स को अगर उसमें बदल दिया जाए तो क्या हर्ज है। लेकिन जब आप क्या जबरदस्ती डंडे के जोर पे जो है, आप क्या कोई मार्शल लगाने लगे हैं, यहाँ पे औरत मार्शल लगाने लगे हैं कि आप डंडे के जोर पे मर्दों को बोलोगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई मेरी मर्जी के बगैर कोई इंसान, कोई मर्द, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे छू सके, ठीक है, या मैं खुद मरूंगी या मैं उसको मारूंगी। जी एग्जैक्टली, यही हमारी आज की कंक्लूडिंग है। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अपने इन जो पैनलिस्ट हैं इनके साथ दोबारा से कोई प्रोग्राम जो है वो उन्वान नया लेके आएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिस रिफत वानी का, जर्नलिस्ट जो है हमारे सजाद हैदर साहब का, और खुर्शीद जमान साहब का, उन्होंने हमारा साथ दिया और आज के प्रोग्राम को एक अच्छा जो है वो कंक्लूडिंग। शुक्रिया।